या इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। साइबर क्राइम इसी को कहेंगे। तो इसके माध्यम से जैसे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में जिस प्रकार से वायरस या स्पैम ये सारी चीज़ें जो है क्या जैसे रैनसमवेयर अभी बहुत चर्चा में था। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के भी अपराध जो है पहले क्या होते थे कि चलिए मानो कर रहा है आदमी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है साइबर के माध्यम से भी और इन गतिविधियों को क्या करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व करने के लिए इन चीज़ों का क्या किया जा रहा है प्रयोग किया जा रहा है। अब इंटरनेट के माध्यम से क्या होगा चीज़ें सूचनाएं बहुत तेजी से फैलेंगी और कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी जल्दी हो जाएगी। किसी चीज़ की कनेक्टिविटी पहले क्या था कि जब संचार तंत्र नहीं थे तो कनेक्टिविटी में क्या होती थी समस्या होती थी, जुड़ाव नहीं हो पाता था। लेकिन आज क्या है आज जो है आप यहाँ बैठे हैं पता चला अमेरिका में कोई चीज़ें हो रही है आपने इंटरनेट पे डाला और तुरंत वो चीज़ें आपके सामने आ गई। तो कनेक्टिविटी क्या हो गई इंटरनेट ने पूरी दुनिया को क्या बना दिया एक गाँव बना दिया बहुत छोटे चीज़ों में क्या कर दिया जोड़ दिया। नेटवर्कों के तत्व को इंटरनेट कहते हैं ये तो है बहुत सारे नेटवर्क तो सबको क्या है सारी सूचनाएं जिस चीज़ की सूचनाएं आप लेना चाहते हैं इंटरनेट पे आप डालते हैं उस प्रकार की सूचनाएं आपको मिल जाती हैं। तो इससे चीज़ें क्या हो गई आसान भी हो गई लेकिन आसानी के साथ समस्या भी पैदा कर दिया। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यवस्था आती है तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव अब ये होता है कि आप अब ये यूज करने वाले के ऊपर है कि आप उसको किस आधार पे प्रयोग करते हैं अच्छे कार्यों में करते हैं या गलत कार्यों में करते हैं। लेकिन इंटरनेट का प्रयोग तो हर कार्यों में हो रहा है ना भाई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में नक्सलवाद की गतिविधियों में अंजाम देने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आप दूर से बैठे हुए हैं कहीं किसी देश का लोकेशन ट्रेस करके और जिसको अंजाम देना है उसको क्या कर रहे हो प्रोवाइड करा रहे हो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के विषय में से क्या कर रहे हो जानकारी दे रहे हो। अब ये बताइए कि वहाँ की सूचना व्यवस्था क्या है वहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था क्या है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। तो इन घटनाओं वहाँ पे जाने के लिए मार्ग क्या होगा किस मार्ग से जाकर के अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। तो पहले क्या था कि अगर इंटरनेट ना होता तो उन माध्यमों से सूचनाओं की तेजी से पहुंचती। लेकिन आज क्या है कि आप यहाँ बैठे हो तुरंत मोबाइल से खींचा और तुरंत सारी चीजें क्या कर दिया कर दिया। पता चल रहा है कि आपका जो है एक मिनट हुआ नहीं वह सूचनाएं वहाँ प्रोवाइड हुई जिसे आप रेकी बोलते हैं है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ की मैप को प्रोवाइड करना वहाँ के अगल बगल चीज़ों को प्रोवाइड करना वहाँ की सारी लोकेशन को प्रोवाइड करना ट्रेस करके। तो इससे क्या होगा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्या है किस समय सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती या किस समय वहाँ अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए कि वहाँ आसानी से कार्य संभव हो सकते हैं बस मेरी। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी जब वहाँ से लेकिन वहाँ पर रहने वाला कोई ना कोई आपका जो है अगल बगल का लोग क्या होंगे मिले होंगे उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा और उस पैसे के माध्यम से उस सूचनाओं को क्या करेंगे प्रेषित करेंगे बस भाई। तो इनका भी क्या होता है एक नेटवर्क बन जाता है और जब नेटवर्क बन जाता है तो इनकी श्रृंखलाएं बहुत नेटवर्क से क्या होगा श्रृंखलाएं बनती है जिस प्रकार से इंटरनेट जो है नेटवर्कों का नेटवर्क की श्रृंखला है जाल है उसी प्रकार इनका भी एक श्रृंखला बन जाती है। अभी आपको आगे संगठित अपराध भी बताएंगे संगठित मतलब कई लोग मिलकर के अपराध कर रहे हैं है ना। तो इसी प्रकार आज की गतिविधियों में कंप्यूटर का और ये इंटरनेट का प्रयोग बहुत तेजी से होता है इसलिए घटनाओं को अंजाम देने में भी क्या हो रही है सफलता भी प्राप्त हो रही है। और लेकिन ये भी है कि उसकी मॉनिटरिंग भी जो है क्या है उसी रूप में हो रही है। लेकिन कितनी भी चीजें हों सुरक्षा व्यवस्था आपकी कितनी भी चाक चौबंद हो लेकिन फिर भी क्या हो रहा है फिर भी घटनाओं को प्रश्न मिल रहा है फिर भी घटनाओं को मिल रहा है। और आप ये देखेंगे कि पहले की घटनाओं की तुलना में आज आप देखोगे अराजकता पूर्ण घटनाएं या इस प्रकार की घटनाओं की मात्रा क्या हो गई है घटनाएं बढ़ी है जबकि हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी काट वो लोग क्या कर लेते हैं पैदा कर लेते हैं बस में रही है। देखिए आप जैसे क्या हुआ कि पहले आप बैंकों में आप देखिए कि जब इंटरनेट नहीं था तो कागज रजिस्टर होता था उसमें लिखना पड़ता था हाथों से। आज क्या हो रहा है कि बहुत कम समय में डेटा क्या हो जा रहा है एडिटिंग हो जा रही है और उसी पे हम क्लिक करके क्या हो रहा है डेटा को निकाल ले रहे हैं देख ले रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था
पहले होता रजिस्टर नाउ देखा जाए किस सन का है, किसका है, उससे देखा जाता था। आज क्या हुआ कि क्लिक आपने किया, तुरंत चीजें सामने ओपन हो गई। आपने अकाउंट नंबर डाला, आपका खाता ओपन हो गया, हो जा रहा ना। तो कहने का मतलब कि सुविधाएं भी, जैसे आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, एनी टाइम पैसा निकाल रहे हैं, कहीं भी निकाल रहे हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सुविधाएं भी हुई। शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा मान लीजिए स्वास्थ्य के रूप में, अब स्वास्थ्य के रूप में मान लीजिए आपके पास पैसा उतना नहीं है, आप जो है मान लीजिए कि अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाह रहे हैं, है ना, तो आप कैसे कराएंगे? तो उन चीजों को इंटरनेट के माध्यम से वहां से क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, है ना। तो इसके माध्यम से जोड़ करके क्या होगा कि डॉक्टर वहां से निर्देश देगा और यहाँ बैठी हुई वही सुविधाएं आपको प्रोवाइड हो जाएगी। स्थानीय लेवल मान लीजिए कि गुड़गांव से नेत्रहान मान लीजिए हार्ट से डॉक्टर है, मान लीजिए वहां से वो कमांड दे रहे हैं और यहाँ मान लीजिए आपको देवरिया में ऑपरेशन, तो उनके निर्देशन में क्या हो गया ऑपरेट। अब बताइए आपको गुड़गांव जाना पड़ता, तो वो चीजें क्या होती, आपका खर्चा बढ़ता, आपकी इतनी क्षमता नहीं है, और क्षमता नहीं थी हमें डाक कर पाए। और ये हुआ कि वही काम उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की बताई हुई प्रक्रियाओं में क्या हो जा रहा है, यहाँ संभव है। तो एक तो क्या होगी, लागत आपकी बच गई, आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं क्या हो गई, यहाँ से मिलेगी, है ना। आज आप देख लो एजुकेशन सिस्टम इंटरनेट की पहुंचा, है ना, बैंक के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में। तो कहने का मतलब कि इसका उपयोग हर क्षेत्रों में किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि केवल एक क्षेत्र में, लेकिन उसी के साथ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख रहे हो पैसा निकाल रहे हो, पता चल रहा है कि ओटीपी आ रहा है, ओटीपी आया भी नहीं, आपने सर्च भी नहीं किया, पैसा आपके खाते से निकल जा सकता है। तो असुरक्षा की भाव, जितनी आपको सुविधाएं उतना असुरक्षा की भाव। ऐसा नहीं कि जितना ही ज्यादा संचार तंत्र और सारी चीजें होंगी उतना ही आपको चारों तरफ से क्या होगा, जकड़ देगा। अब क्या होगा कि अभी तक जो सुविधाएं थी, अब क्या हो रहा है, इंसान की किस प्रकार से अपनी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ये भी समस्या खड़ी हो रही है। आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी हो रहा, ट्रेस हो रहा है, आपका मोबाइल है, आपको ट्रेस कर ले रहे हैं, बात समझ आ रही है। आपका एटीएम भी नहीं है, आपने एटीएम डाला, पता चला कि एटीएम देख करके उसी से उसको जो है पता चल रहा है कि उसका प्रोग्राम ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। तो आपके उनके क्या है, एटीएम भी नहीं है, लेकिन पैसा आपका क्या हो रहा है, खाते से निकल जा रहा है। अब आप ये सोच रहा है इंसान की, अरे ये तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। अब लोग क्या कर रहे हैं कि डेली अकाउंट में जो है जो चालू खाता है उसमें कम पैसा है, उसी में तो थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं, लेकिन अधिकतर पैसे क्या होता है दूसरे अकाउंट में रखते हैं कि जिससे क्या हो, ऑनलाइन शॉपिंग ना होती है, ऑनलाइन की रोक न करते हैं कि जिससे क्या हो, भाई सुरक्षा व्यवस्था भी तो करनी होगी, लेकिन फिर भी क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। आप बैठिए, पता चला बाद में मैसेज आ रहा है, पता चला कि आपके अकाउंट से इतना पैसा निकल गया, आप दौड़े दौड़े बैंक जा रहे हो, अब पैसा निकल गया तो बैंक थोड़ी आपको पैसा मिलेगा। तो नुकसान देखिए, हर क्षेत्र में जितनी ही आपको सुविधाएं मिलेगी उसके साथ उसके नकारात्मक भी। अब ये है कि हाँ, उसको किस रूप में प्रयोग किया जाए। ये नहीं तो पहले क्या होता था कि चीजें बहुत डिले होती थी, सूचनाएं बहुत डिले मिलती थी, कोई काम बहुत समय लगता था। अब क्या हो रहा है, काम में तेजी आई है, सूचनाओं में तेजी आई है। नहीं 10-10 दिन 15-15 दिन पहले फाइलें पड़ी रहती थी, आज प्रमाण पत्र बना रहे 15 दिन बाद मिलेगा, 1 महीने लग जाता था। अब क्या हो रहा है, आपको तुरंत मिल जा रहा है, इंटरनेट पे नंबर डाउनलोड कर दिया जाएगा, आप कहीं भी नहीं देख लीजिए, कहीं भी हो रहा है, आप इंटरनेट से नंबर डाउनलोड करके दे दीजिए या नंबर बता दीजिए। तो कहने का मतलब कि सुविधाएं भी प्रोवाइड हो रही है। नहीं पहले क्या हो रहा था, आपको मान लीजिए कि अपना नागरिक रजिस्ट्रेशन कराना है, मान लीजिए, तो अब वो भी ऑनलाइन हो जा रहा है, बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब कि हर क्षेत्रों में उसका आपको लाभ और हानि देखने को मिलेगा। हम लोग अब देखेंगे धन शोधन क्या है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, है ना, धन शोधन। और ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग, सब वहां भी प्रयोग में आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी का मतलब धन है ना, और लॉन्ड्रिंग का मतलब शोधन, तो धन शोधन। अब धन शोधन क्या है, ये भी जानना जरूरी है।
तो धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अवैध तरीके से कमाया गया धन, अवैध रूप से प्राप्त किया धन, अवैध रूप से अर्जित किया हुआ धन। तो अवैध रूप से किस रूप में हो सकता है धन अर्जित? गलत सामान बेच के, गैर कानूनी काम, जैसे अवैध तस्करी, हथियारों की तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव द्रव्य व्यापार। तो कहने का मतलब हथियारों का व्यापार, तो कहने का मतलब कि बहुत सारी ऐसी जो है तस्करियों के माध्यम से अवैध रूप से कार्य करके मुद्रा को क्या किया जाएगा, संपत्ति को अर्जित किया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, धन शोधन कहते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो ये गलत तरीके से अर्जित किया हुआ था, कमाया गया था। तो गलत तरीके से कमाया हुआ धन तो अगर इस रूप में होगा तो समस्याएं पैदा होंगी भाई, क्योंकि गलत कारनामों से भी धन तो अर्जित किया जा रहा है और इसका कोई हिसाब नहीं है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसका भी उपाय करना होगा। और अगर ये चीजें बढ़ती रही तो समस्या बढ़ती जाएगी। लिखिए, धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? प्रदेश में इसका प्रभाव अब आप ये जानेंगे धन शोधन क्या है और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो धन शोधन है तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा हर क्षेत्रों में पड़ेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आंतरिक सुरक्षा, इन सारे क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पहले लिखिए धन शोधन क्या है। धन शोधन, धन शोधन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। अवैध तरीके से, अवैध तरीके से अर्जित धन, अवैध तरीके से अर्जित धन अथवा आपराधिक कृत्यों से प्राप्त आय को, अथवा आपराधिक कृत्यों या कार्यों से प्राप्त आय को आपराधिक कृत्यों से प्राप्त आय को वैध परिसंपत्तियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। वैध परिसंपत्ति में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की बिक्री, दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की बिक्री, मादक पदार्थों की तस्करी, दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति, 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 अन्य संगठित अपराधों से अर्जित आय, जिसे काला धन कहा जाता है, ब्लैक मनी।
जिसे काला धन कहा जाता है। काला धन काला का शोधन किया जाता है, कमा लगा के का शोधन किया जाता है, का शोधन किया जाता है या किया जा रहा है, किया जाता रहा है, कुछ भी लिखिए, शोधन किया जाता रहा है। अब बात समझ आ रही है कि किन किन तरीकों से जो है इन धनों को प्राप्त किया जाए, और जो धन प्राप्त किया जा रहा है उसको लीगल फॉर्म में परिवर्तित किया जा रहा है ये कैसे कि जिससे क्या हो जाए, जो ब्लैक मनी है वो क्या हो जाए, व्हाइट मनी हो जाए। बात में आ रही है? तो कैसे करेंगे, उसके लिए तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। अब उसको छुपाएंगे किसी न किसी माध्यम से, लेकिन वो जितना उसकी क्षमता होगी तो दूसरे दूसरे माध्यमों से जो कमा रहा है उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, है ना। व्हाइट करने के लिए उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसका रास्ता वो तलाशे रहता है और उस प्रकार से उसको बदलता रहता है। कैसे हैं? कैसे भाई मान लीजिए कि आपने कुछ पैसा चाहे जो कमाया, उसको आप किसी सकारात्मक कार्यों में लगा दें, आपके नाम पे नहीं किसी तीसरे के नाम पे, तो पैसा तो आपने कमाया लेकिन लगा किसके नाम पे, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे लगा रहे हैं, तो उसने तो वैसे उसने पैसा नहीं कमाया ना, उसने धन कमाया नहीं। तो जब एक के साथ 10 की आय हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। एक के साथ जब 10 की हो जाएगी तो आय क्या होगी, छुप जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टियां, बहुत सारी चीजें जब किसी के पास होती हैं तो एक नाम से होता है, एक नाम पे, बहुत सारे नाम पे होता है। तो अगर एक नाम पे हो जाएगा तो जांच की संभावना है क्या रहेगी, प्रबल रहेगी कि ये आया कहां से। अब इसके स्रोत आप बताइए, अपने आय का विवरण दीजिए, भाई कहीं से आया होगा ना, आसमान से तो गिरा नहीं, तो उसके स्रोत क्या, सोर्सेस क्या कि जिसके माध्यम से धन का आगमन हुआ, उसकी भी एक लिमिट होगी कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। लेकिन जब उस क्राइटेरिया से आप बाहर जा रहे हो तो क्या हो गया, मनी हो गया, कालाधन हो गया। इसका मतलब कि आप गलत तरीके से करके अपने पैसे को क्या किया, कमाया, तभी तो हो रहा है, तभी तो उसे ब्लैक मनी कहा गया। आगे अब इसका प्रभाव आगे धन शोधन ने, धन शोधन ने प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सुरक्षा व्यवस्था पर, एवं सुरक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब आप देखिए कि जब ये धन आएगा, इस रूप का पैसा आएगा तो कितने चीजों पे प्रभाव डालेगा, सारी चीजों पर, समाज पे पड़ रहा है, आपके अर्थ पे पड़ रहा है, राजनीति पे पड़ रही है और सुरक्षा व्यवस्था पे पड़ रही है, तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है ना। तो प्रभाव मिलेगा आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव में क्या क्या रहेगा ये देखिए, आर्थिक प्रभाव वित्तीय संस्थानों की, वित्तीय संस्थानों की प्रतिष्ठा को क्षति, वित्तीय संस्थानों की प्रतिष्ठा की क्षति, क्या होगा, वित्तीय संस्थान को नुकसान होगा ना भाई। जब इस रूप की कार्य प्रणाली होंगे तो अर्थ पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगला लिखिए, निजी क्षेत्र की वैधता को कम करता है, निजी क्षेत्र की वैधता को कम करता है, वैधता को कम करता है। अगला, वैध व्यापारों को
वैध व्यापारों को प्रतिस्पर्धा करते समय हानि होती है। वैध व्यापारों को प्रतिस्पर्धा करते समय हानि होती है। अगला, छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव। छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव। अगला, राजस्व की हानि। राजस्व की हानि, प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि छोटे व्यवसाय जो प्रभावित होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है, निगल जाए। तो बड़े उद्योगपति जो होंगे छोटे लोगों को क्या करेंगे, निगल जाएंगे। तो उसका कारण ये है कि उनके पास क्या है, बड़ा आकार है, उनके पास बहुत सारी वस्तुएं आ रही है, वो कम पैसे में खरीद रहे हैं। और जो छोटा है वो क्या कर रहा है, उसी वस्तु का अधिक मूल्य दे रहा है। तो अगर अधिक मूल्य दे रहा है तो कैसे कम में बेच पाएगा, इसको भी तो चार पैसा मिलना चाहिए। तो जो रेडी पटरी में जो दुकानें होती हैं, जो बड़ी दुकानों से आप सामान खरीदते हो, उससे उनके यहाँ क्या होता है, कुछ सामान 1 रुपया 50 पैसे 2 रुपये महंगे होते हैं कि नहीं होते। तो वही चीजें हैं कि वहाँ उन चीजों को क्या होगा, प्रभाव। आगे ये राजस्व की हानि। राजस्व की हानि, कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि मतलब मूल्य में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि, व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह पर, व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव। अब देखिए सामाजिक प्रभाव। ये तो आपका आर्थिक प्रभाव था कि मतलब कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग से आपके किन किन चीजों में प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक प्रभाव, समाज में तस्करी। समाज में तस्करी, भ्रष्टाचार। तस्करी, भ्रष्टाचार जैसी आपराधिक गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि। अगला, नैतिकता एवं आचार संबंधी मानकों की क्षति। नैतिकता एवं आचार संबंधी, नैतिकता एवं आचार संबंधी मानकों की क्षति। अगला, नागरिकों में मादक पदार्थों की लत। नागरिकों में मादक पदार्थों की लत। हो गया। अगला, बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि, आय असमानता। आय असमानता, असमानता मतलब समान नहीं होगी आय से। असमानता में वृद्धि एवं मानव विकास में कमी। एवं मानव विकास में कमी। अगला है राजनीतिक प्रभाव।
आर्थिक देख लिया, सामाजिक देखा, अब राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है इसको देखेंगे। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, अगला राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होना, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होना, अस्थिरता उत्पन्न होना, अगला लिखिए लोगों में राजनीतिक अविश्वास उत्पन्न होना, लोगों में राजनीतिक अविश्वास उत्पन्न होना, लोगों में राजनीतिक अविश्वास उत्पन्न होना, अगला राजस्व में कमी होने के कारण, राजस्व में कमी होने के कारण राजस्व में कमी होने के कारण सरकार की विकास संबंधी योजनाओं पर व्यय करने की क्षमता का प्रभावित होना, योजनाओं पर व्यय करने की क्षमता का प्रभावित होना, योजनाओं पर व्यय करने की क्षमता का प्रभावित होना, हो गया। अब लिखिए आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव। अब इससे आंतरिक सुरक्षा कैसे प्रभावित होगी? जैसे आपने देखा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये सब हो रहा है, तो सुरक्षा पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। लिखिए गैर कानूनी हथियारों के व्यापार में वृद्धि, गैर कानूनी हथियारों के व्यापार में वृद्धि, अगला संगठित अपराध में वृद्धि, संगठित अपराध में वृद्धि, अगला आतंकवाद के वित्त पोषण की संभावना को उत्पन्न होना, आतंकवाद के वित्त पोषण की संभावना का उत्पन्न होना, आतंकवाद के वित्त पोषण की संभावना का उत्पन्न होना, धन शोधन एक अपराध है, धन शोधन एक अपराध है, और प्रदेश सरकार अपराध के प्रति, प्रदेश सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से, केंद्र एवं राज्य के संयुक्त प्रयासों के तहत राज्य के संयुक्त प्रयासों के तहत
निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश आयकर विभाग, उत्तर प्रदेश आयकर विभाग आज एजेंसियों के माध्यम से धन शोधन, माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब हमें ये देखना है कि धन शोधन निवारण के लिए जो है सरकार द्वारा किए गए प्रयास है ना, वो फिर चुनौतियां देखती हैं कि इसकी चुनौतियां क्या हैं। इसी से आप जोड़ते चलेंगे तो आप देखा कि धन शोधन क्या है, फिर देखा इसका प्रभाव है, फिर सरकार के द्वारा इस समस्या का निराकरण करने के लिए क्या प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद चुनौतियां क्या हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। तो हम उन चुनौतियों को भी एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए धन शोधन निवारण, हाँ केवल आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन शोधन क्या है। धन शोधन के निवारण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास या सरकार द्वारा किए गए कार्य। किसी भी फॉर्मेट में या ये भी हो सकता है कि धन शोधन क्या है, धन शोधन का निवारण के प्रयास सरकार द्वारा, धन शोधन की चुनौतियां और धन शोधन का प्रभाव। तो इस रूप में क्वेश्चन तो कम संभावना है कि इतना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं क्वेश्चन 2-3 को जोड़ करके पूछे जाने की संभावना हमेशा हो सकती है, होती है। इसलिए आप 2-3-4 को जोड़ा जाएगा तो 2-3 पॉइंट आप हर सबको लिखिए, क्योंकि आपके पास इतना स्पेस नहीं होगा। पहले आप लिखिए धन शोधन क्या है, धन शोधन को आपने लिख लिया, उसके बाद आप देखिए कि आपका 50 शब्द खर्च हो गया, आपके पास मुझे 150 शब्द। अब 150 शब्द में आप क्या करना है, सामाजिक के 2 पॉइंट डाल दीजिए, आर्थिक के 2 पॉइंट डाल दीजिए, राजनीतिक के डाल दीजिए, आंतरिक सुरक्षा पे 2 पॉइंट डाल दीजिए। आपका मिला करके 50 से 70-80 शब्द ये हो जाएंगे। फिर आपके समाधान सरकार के प्रयास में कुछ ऐसे डाल दिए 50 शब्द, फिर आपके बचे 150 शब्द। फिर आपने क्या होगा कि चुनौतियां में आप छोटे फॉर्मेट में क्या करके उसको लिख लीजिए। तो आपके लगभग जो है 19 शब्द संख्या में क्या हो जाए, क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। अब यह है कि आपको उसको लिखने का प्रयास करना है ना, कि आप कैसे लिख पाते हैं। वैसे हम छोटा लिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, इसीलिए तोड़ लिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर उसको कंपाइल करने की बात करेगा तो कंपाइल कर दीजिएगा। अलग से हो सकता है कि जो लिखा रहे हैं कोई उठा के 125 शब्द 200 शब्द तो कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो हो वो पूरा आपको देने के लिए आंसर क्या हो तैयार है। देखिए निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयास लिख लिया है ना सभी लोगों ने। धन शोधन के निवारण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। अब लिखिए प्रदेश में राजस्व चोरी पर नियंत्रण, राजस्व चोरी पर नियंत्रण के लिए, राजस्व चोरी पर नियंत्रण के लिए राजस्व चोरी पर नियंत्रण के लिए सीआईडी के अंतर्गत सीआईडी के अंतर्गत इकोनॉमिक इंटेलिजेंस
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एवं इन्वेस्टिगेशन विंग की स्थापना की गई। विंग की स्थापना की गई। अब आगे लिखिए, प्रदेश में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा का गठन किया गया। आर्थिक अपराध शाखा का गठन किया गया। अगला लिखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का क्रियान्वयन। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का क्रियान्वयन। 2002 का क्रियान्वयन। अगला, संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण, लेन देन से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण, प्रसंस्करण, विश्लेषण के लिए वित्तीय सूचना इकाई भारत का गठन। अगला, प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा कार्रवाई। ईडी सुनते नहीं होंगे, बहुत सारे ईडी बहुत एक्टिव है, तो छापा पड़ता है आए दिन पेपरों में, जो है खूब पढ़ते होंगे न्यूज पे, और जहाँ चुनाव होता था हाँ थोड़ा ज्यादा ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय इन सारी चीजों को क्या करेगा, ऐसे क्या होता है कि जब होता है तो ब्लैक मनी क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं किसी रूप में छपाने की व्यवस्था की जाती है उसका। तो ईडी को क्या किया था, ईडी को तैयार किया रहता है। ईडी हमेशा क्या तैयार है कि तुरंत उनके ऊपर क्या करना है, शिकंजा कसना है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन अपराधों की जांच करता है। धन शोधन अपराधों की जांच करता है। धन शोधन अपराधों की जांच करता है। आगे, भारतीय रिजर्व धन शोधन से प्राप्त आय, भारतीय रिजर्व बैंक इसकी पहले ये लिखा कि धन शोधन से प्राप्त आय कि को जब्त कर सकता है, नहीं तो पहले ये लिखा ईडी द्वारा जो है, ईडी लिखा
ईडी के बाद आप लोगों ने क्या किया? धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन अपराधों को की जांच करता है, अपराधों की जांच करता है। ये ईडी के ही पॉइंट में है। हाँ, उसको 1-2 करके ईडी की लिख लीजिएगा, रोमन के या जिसमें। दूसरा इसमें पॉइंट है, धन शोधन से प्राप्त आय को, धन शोधन से प्राप्त आय को जब्त कर सकता है। अब आप लोग न्यूज में अगर देखते हुए टेलीविजन में या पेपर पर में देखते होंगे तो ईडी ने छापा मारा और उस धन को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। समाचारों में, पेपर में बहुत देखने को मिलता है ना? और कुछ समय में थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलता है। अब उस सारी चीजों को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आगे लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ये दूसरा पॉइंट है, ईडी का नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कठोर केवाईसी नियमों को लागू किया गया है। केवाईसी तो सभी लोग जानते होंगे ना, बैंक में खाता खुलाया होगा तो सभी लोग जानते होंगे। आगे लिखिए। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्रैकेट में FATF, एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF है ना, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सदस्य है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सदस्य है। और उसके दिशा निर्देशों का पालन करता है, और उसके दिशा निर्देशन का पालन करता है। अब आप चुनौतियां क्या है? ये तो सरकार के द्वारा कुछ एजेंसियों की नियुक्ति की गई, वित्तीय संस्थानों में तो कुछ ऐसे प्रयास किए गए कि जिससे क्या हो कि धन शोधन की मामला या मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को कम किया जा सके। अब इसकी चुनौतियां, ये चुनौतियां क्या है? धन शोधन से ही संबंधित ये सारी चीजें हैं। और अगर बोलने की समस्या हो तो धन शोधन से संबंधित चुनौतियां डाल लीजिए, लिख लीजिए, आप समझने की अपने पास में आ रही है। अब इसमें लिखिए जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव, कुशल एवं प्रमाणित कर्मचारियों की कमी, कुशल एवं प्रमाणित कर्मचारियों की कमी, कानूनों के कठोर अनुपालन में कमी, कानूनों के कठोर अनुपालन में कमी, धन शोधन निवारण, धन शोधन निवारण, धन शोधन निवारण के अनुपालन, अनुपालन में वित्तीय संस्थानों, अनुपालन में वित्तीय संस्थानों,
अनुपालन में वित्तीय संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ, वित्तीय संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ, अगला एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव, एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव, बैंकों द्वारा केवाईसी, बैंकों द्वारा केवाईसी, केवाईसी मानदंडों के अनुपालन में विफलता, केवाईसी मानदंडों के अनुपालन में विफलता, अनुपालन में विफलता। आगे धन शोधन के विशिष्ट प्रकरणों से, धन शोधन के विशिष्ट प्रकरणों से, प्रकरण लिखिए बड़ा पर मात्रा लगा, प्रकरणों से निपटने में एजेंसियों की अनुपस्थिति, निपटने में एजेंसियों की अनुपस्थिति, निपटने में अनुपस्थिति, निपटने में एजेंसियों की, निपटने में एजेंसियों की अनुपस्थिति, मतलब एजेंसियां नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें रही हैं कि जो चुनौतियां जो है धन शोधन की बनी रही सरकार के समक्ष, इनके समाधान के लिए, इसके प्रभाव के लिए, इस सारी चीजों के आपका ये इस संबंधित टॉपिक जो है एक कंप्लीट होता है। अब इस पर किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अगर पूछ रहा है, धन शोधन का उपयोग नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने मनी लॉन्ड्रिंग क्रिकेट दिखाया है। तो दोनों से संबंधित चाहे जो जिस शब्दावली का प्रयोग करके आयोग के द्वारा आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसमें हो सकता है कि स्टेटमेंट के रूप में अगर आप फ्री की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें स्टेटमेंट के रूप में वो क्वेश्चन को जो है कई फॉर्मेट में देकर के पूछ सकता है कि इसके तहत ये चीजें रखी जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल में क्या क्या चीजें होती है, या इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग में सरकार के समक्ष ये चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं। बस समझिए, इसके इम्पैक्ट मान लीजिए दे रहा है कि ये प्रभाव पड़ रहा है। तो जब इन सारी चीजों को जब आपके सामने जो है रहेगा, आपको याद रहेगा, तो आप क्या होगा, चाहे जहाँ से जो फ्री के क्वेश्चन पूछा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, वो आपके मेज पे टॉपिक है, तो वहाँ भी इन दोनों चीजों को आप क्या कर लेंगे, जोड़ सकते हैं। बस समझ रही है। और जिस प्रकार से जहाँ जिस अनुपात में जिस प्रकार पूछा जाएगा उस प्रकार से अपना आंसर भी आपके पास इतना मैटर है कि आप उस हिसाब से लिख लो। ये आपका कंप्लीट होता है। बाकी यूपी पीएससी, यूपी पुलिस, इन सारी चीजों के विषय में आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि पीएससी का काम क्या है। जहाँ दंगा फसाद होता है पीएससी लगाई जाती है पहले नियंत्रित करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, है ना। फिर क्या हो रहा है कि पुलिस की व्यवस्था जानी है, उनको पुलिस घूम रही है हर जगह, उसके विषय में अच्छी तरह जानते हो। सीआई केंद्रीय सुरक्षा ये भी जान लो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि आवश्यकता के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, एटीएस का गठन किया गया, एटीएस का गठन किया गया आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कि जहाँ ऐसी संभावनाएं, ऐसी गतिविधियां हो तो उन चीजों पे क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए तेजी से, त्वरित गति से। RAF की भी देखते होंगे कि RAF रैपिड एक्शन फोर्स की तीव्र गति से, त्वरित गति से कार्रवाई करें, इसीलिए उनका रैपिड एक्शन फोर्स नाम पड़ा, है ना। तो होमगार्ड भी देख रहे हो कि पहली पंक्ति होती है। तो यही सारे बिंदु होते हैं आपकी सुरक्षा से संबंधित। तो इन सारी चीजों को ही आपको जानना है। तो इन सारी चीजों को आप बहुत पहले से जानते हैं। इन सारी चीजों को आप ऐसा नहीं कि आज ही जान रहे हो, इन सारी चीजों को कि उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं, यही आपको दिखाना है। अब हम लोग आगे संगठित अपराध।
संगठित अपराध क्या होते हैं? जैसा कि संगठित मतलब संगठन कई लोगों को मिलकर भी बनाया गया होगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना। जब संगठित नाम पड़ा, जैसे सहकारी कृषि की बात जब होती है, सहकारी कृषि मतलब क्या, कई लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम सहकारी पड़ा। आपने देखा सहकारी आंदोलन भी चला, है ना। तो कोई चीज अगर संगठन या ये सब संगठन एक आदमी से बनेगा नहीं, एक आदमी संगठन हो जाएगा, कई लोग मिलकर बनाएंगे। स्वयं सहायता समूह एक आदमी एक लोगों से तो होगा नहीं, कई लोगों से मिलकर होगा। तो जहां इस टाइप की चीजें हो तो संगठित अपराध का मतलब कि कानून के विरुद्ध किए गए कार्य, है ना। कुछ कार्य क्या होते हैं, उचित होते हैं, कुछ अनुचित होते हैं, कुछ नैतिक मानदंडों के अनुरूप होते हैं, कुछ नैतिक मानदंडों के खिलाफ, है ना। तो उस आधार पर अब संगठित अपराध की जब बात की जाएगी तो संगठन से होगा कि संगठित अपराधियों द्वारा दिए गए कार्यों का ये दिए गए अंजाम। अब ये अंजाम क्या देंगे, आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए करेंगे, कहीं तोड़ फोड़ करेंगे, कहीं अपनी मांगों को रखेंगे, क्योंकि इनका एक संगठन है। और जब ये संगठित होंगे तब ये क्या होंगे, मजबूत होंगे। अगर अकेला अपराधी हो तो क्या हो, कमजोर होगा। और जब इनकी एक संगठन बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, तब अपनी मांगे रखेंगे। और जब मांगे रखेंगे तब सरकार के सामने थोड़ी मुश्किल है। उस क्षेत्र में समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या होगा कि वहां तो एक बराबर टेबल पे बैठ करके क्या होगी, बातचीत होगी कि इन पॉइंटों पे, तो उन चीजों पे क्या होगा कि उसको देखा जाएगा और उस आधारों पे उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। बात समझ आ रही है। जैसे जब आप देखते होंगे कि आतंकवादियों को, टेररिस्ट को जब पकड़ा जाता है तो पहले उसको जो है जैसा करने की वसूल कर दिया जाता है, उससे पूछताछ होती है ना। तो जब पूछताछ होती है तो ये जानने के लिए कि ऐसी गतिविधियां क्यों हुई, किस प्रकार से हुई, क्या कारण थे, कैसे कैसे रणनीतियां बनी, तो उससे बहुत सारी सूचना के विषय में, बहुत सारी गतिविधियों के अंजाम देने के विषय में पता है कि किस प्रकार से ये जो सीमा में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किस प्रकार से इनको सारी सूचनाएं प्रोवाइड कराई गई, किस प्रकार कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे। तो इन सारी चीज़ों को जो है जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है तो उनसे सूचनाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं कि पूरी सूचनाएं हो देंगी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक क्या होती है कि उसके विषय मुझे जानकारी मिलती है। तो संगठित अपराध में पहले 2-4 लाइन लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे संगठित अपराध है क्या। 2-4 लाइन लिख लीजिए। संगठित अपराध, क्योंकि जब 2-4 लाइन लिखोगे तो कम से कम शब्दावली सामने आएगा तो कम से कम इतना पता रहेगा संगठित अपराध है क्या। नहीं तो अभी क्या, अभी तो बता रहे हैं तो याद है, फिर क्या होगा 2 दिन बाद भूल जाओगे। बात यही है, भूल जाओगे। संगठित अपराध अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे अत्यधिक केंद्रीकृत उद्यमों के अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय समूहों की एक श्रेणी है, स्थानीय समूह की एक श्रेणी है जो आमतौर पर धन और लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। अब आप एक ही ये देख लोगे कि अंतरराष्ट्रीय लिखा है, राष्ट्रीय लिखा है, फिर मतलब कहने का मतलब कि ये केवल स्थानीय लेवल पर ही नहीं है, इनका संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भी है।
कि यहाँ के अपराधी क्या हो रहे हैं, एक क्षेत्र के अपराधी दूसरे क्षेत्र के अपराधी से जुड़े हुए हैं, है ना। एक राष्ट्र के अपराधी दूसरे राष्ट्र के अपराधी से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया। जैसे आतंकवादियों की गतिविधियां जो संचालित की जाती है एक राष्ट्र तक सीमित थोड़ी होती है, उनके बहुत सारे जो है उनका प्रसार क्या रहता है, बहुत रहता है, अपने देशों में ही रहता है। तब जब इस रूप में होगा तो क्या केंद्रीय, देखिए संगठित हो रहे हैं, एक शक्ति के रूप में हो रहे हैं, और जब इनका संगठन होगा तो क्या होगा, गतिविधियों को अंजाम देने में भी आसानी होगी, सूचनाएं भी हर क्षेत्र से क्या होगी, प्राप्त होती रहेंगी, और अपनी मांगों को किसके लिए, धन के लिए और लाभ के लिए। जो अपराध किए जा रहे हैं किसके लिए किए जा रहे हैं, भाई उनको पैसा चाहिए, कुछ लाभ मिलना चाहिए, अपराध ऐसे ही तो होगा भाई। आतंकवादी गतिविधियां या कोई ऐसे अपराध जब होते हैं तो उसमें मूलतः ये निहित होता है कि लाभ, धन। बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं जो है विरोध में या कहीं ऐसी दुश्मनी में, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि लाभ के प्रति ही जो है धन के कारण ही ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं केवल धन का अपवाद भी होती है, बस में आ रही है। तो इसमें जो है 2-4 कारण इसके हैं लिख लीजिए। संगठित अपराध के लक्षण कि कैसे कैसे आप पहचानोगे। अभी आपको ये बताएंगे संगठित अपराध क्या है और आतंकवाद क्या है, उन दोनों में भी अंतर बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या, कैसे आप क्लियर करोगे कि दोनों में हम ये समझ सकते हैं संगठित अपराध की श्रेणी में है और ये आतंकवाद की श्रेणी में है। जब दोनों तत्व आपके सामने होंगे तभी तो आप समझ पाओगे, ऐसे तो नहीं बता पाओगे ना कि कौन कौन अंतर है। तो लिखिए आपराधिक समूह, आपराधिक समूह नंबरिंग करके या ऐसे जो है आपराधिक समूहों के संरक्षक, दूसरा आपराधिक समूहों के संरक्षक। अब अपराधियों को जो संरक्षण देता है तो कौन दे रहा है ये भी जानना चाहिए। भाई अपराधियों को संरक्षण मिलता है ना, तभी तो अपराध की गति बढ़ती है। तो उनके संरक्षक कौन हो सकते हैं ये भी आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि संरक्षण कौन देगा। लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में भ्रष्ट लोक अधिकारी, भ्रष्ट लोक अधिकारी, अधिवक्ता, अधिवक्ता एवं व्यवसायी, अधिवक्ता एवं व्यवसायी, भ्रष्ट लोक अधिकारी। अगला सामाजिक समर्थन, सामाजिक समर्थन, लोक अधिकारियों एवं व्यवसायियों द्वारा, लोक अधिकारियों एवं व्यवसायियों द्वारा, लोक अधिकारियों एवं व्यवसायियों द्वारा। अगला विशेषज्ञ समर्थन, विशेषज्ञ समर्थन। उदाहरण के लिए रसायनज्ञ, 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 रसायन लिख के या जोड़ दो, रसायनज्ञ, शूटर्स, शूटर्स तो जानते हो ना, शूटर्स, पायलट। अब अपराध घटित होगा, मादक पदार्थों की तस्करी होगी, हत्या होगा, अपहरण होगा, ये सारी चीजें तो होगी। और क्या होगा, अपराध में यही सब होगा, अवैध व्यापार होगा, इन सारी चीजों पे होगा। अब आप लिख लीजिए कि संगठित अपराध और आतंकवाद में समानता क्या है, असमानता। अगला हेडिंग के रूप में लिखिएगा संगठित अपराध एवं आतंकवाद में समानता। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए समानता के तत्व क्या है। असमानता, जब दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो समझ नहीं पाओगे। तो उसमें ये हो जाएगा कि असमानता में क्या लिखे, समानता क्या लिखे।
तो दोनों एक ही में मिल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए दोनों अलग अलग है। और आप भी वहाँ अलग अलग ही लिखिएगा। अगर समानता दिखा रहे हो तो संगठित अपराध एक तरफ और आतंकवाद एक तरफ। अगर इस रूप में नहीं तो पहले संगठित अपराध ऊपर लिख लो, फिर आतंकवाद का समानता बात में आ रही है, और यह सामने सामने लिखो जिस प्रकार आप लिखना चाहिए। और जब असमानता की तत्व लिखो तो उसको इस रूप में अलग करके, है ना, दोनों एक साथ करने को जोगे तो गलत हो जाएगा। गलत इस रूप में हो जाए कि आपको ये नहीं ध्यान रहेगा, जानकारी रहेगी कि ये समानता के तत्व है या असमानता के। कहीं भूल गए तो पता चला कि आपने लिखने के बजाय अनर्थ कर दिया, जो नंबर पर मिलना चाहिए आपने वो क्या कर लिया, खुद ही चौपट कर लिया बना। तो इसलिए इस रूप में अलग अलग ही लिखेंगे, इसलिए मैं अलग लिखाऊंगा। लिखिए समानता बोलेंगे। हाँ, समानता, असमानता जब लिखाएंगे तो बोलेंगे समानता में। दोनों के सदस्यों की पृष्ठभूमि, दोनों के सदस्यों की पृष्ठभूमि में समानता पाई जाती है। जब समानता पाई जा रही है, समानता नहीं तो दो चार बनने की जरूरत नहीं। दोनों के सदस्यों की पृष्ठभूमि में समानता पाई जाती है। दोनों की पृष्ठभूमि क्या है, एक ही है। दोनों क्या कर रहे हैं, अपराध ही कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, आपराधिक कार्यों को करना है। तो क्या होगा, समानता दोनों है, दोनों का आधार क्या होगा, एक ही होगा। प्राय समाज के हाशिए पर, प्राय समाज में हाशिए पर रह रहे लोग इनमें शामिल होते हैं। प्राय समाज में हाशिए पे रह रहे लोग में हाशिए पे रह रहे लोग इसमें शामिल होते हैं। अगला, दोनों में शामिल सदस्यों की गतिविधियां, दोनों में शामिल सदस्यों की गतिविधियां कानूनी रूप से दंडनीय होती है, कानूनी रूप से दंडनीय होती है। अपनी अवैध गतिविधियों के लिए, अपनी अवैध गतिविधियों के लिए विस्तृत योजना निर्माण, विस्तृत योजना निर्माण करना। कोई घटना, किसी घटना को अंजाम देना तो पहले क्या करना होगा, योजना बनानी होगी। और जब योजना बनाओगे, योजनाबद्ध कार्य करोगे तभी सफलता मिलेगी। और नहीं, जब ऐसे हुआ कि कहीं गए ऐसे तो क्या होगा, पकड़ ली जाओगे और उस कार्यों को अंजाम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए योजनाबद्ध कर रहे हैं, है ना। आगे नवीनतम तकनीकों का दुरुपयोग करना, जैसा कि अभी हमने बताया था कि साइबर वाले उसमें अभी जब चर्चा कर रहे थे उसमें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना, का दुरुपयोग करना, प्रयोग नहीं दुरुपयोग करना, गलत कारनामों में लगा रहे हैं ना, तो दुरुपयोग करना। अब अगला, अपने आपराधिक समूहों के भीतर, अपने आपराधिक समूहों के भीतर अनुशासन का कठोरता से पालन करना। समूहों के भीतर अनुशासन का कठोरता से पालन करना। कठोरता से पालन करना। अगला, अपनी गतिविधियों को
गुप्त एवं गोपनीय बनाए रखना, अपनी गतिविधियों को गुप्त एवं गोपनीय बनाए रखना, जब इनकी गतिविधियां गोपनीय होंगी तभी तो किसी को पता नहीं चल पाएगा, तभी तो अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। ये कैसे दे पाएंगे? अगर शिनाख्त मिल गई प्रशासन को तो क्या होगा, वहीं से उठा लेगा, जहां से इनको अपने गतिविधियों को अंजाम देना उसी पे क्या कर लेगा, तुरंत इनको वहीं पकड़ लेगा, तो ये अपनी गतिविधियों को क्या कर पाएंगे, अंजाम। आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करना, हिंसा का उपयोग करना, और आसपास के लोगों को भयाक्रांत करना, भयभीत करना, मतलब भयाक्रांत करना। अब अगर इस प्रकार की घटनाएं कहीं होंगी तो उस क्षेत्र में लोगों में डर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार से संगठित रूप में आपराधिक गतिविधियां होंगी तो उस क्षेत्र के लोग क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो उनका उद्देश्य भी क्या है, डराना, भयभीत करना। अब लिख लीजिए आप लोग असमानता, ये तो आपके थी समानता की, दोनों भी एक तत्व पाए जाएंगे, दोनों का उद्देश्य क्या है, हिंसा। असमानता। अब यहां संगठित अपराध एक तरफ लिखिएगा और एक तरफ आतंकवाद, क्योंकि यहां अंतर दिखाना है, वहां तो समानता था तो दोनों में उचित मिल रही थी। अपराध, आतंकवाद। संगठित में लिखिएगा, इसका उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था के, जो व्यवस्था मौजूद है, मौजूदा व्यवस्था के अस्तित्व रखते हुए, मौजूदा व्यवस्था के अस्तित्व रखते हुए समांतर सरकार चलाना है। अब आप देखिएगा कि अंतर आतंकवाद में क्या होगा, ये साथ मतलब उनके साथ चलाने की बात कर रहे हैं, समांतर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। बस में आ रही है कि सरकार के पहले हम भी अपनी सरकार चलाएंगे, जो हमारे संगठित समूह के लोग हैं वहां हम सारी कानूनी प्रक्रिया, सारी व्यवस्था, सब कुछ, जो कुछ समस्या का निदान होगा, जो व्यवस्था करनी होगी, क्या करेगा, हम करेंगे। समांतर सरकार कौन करिए कि सरकार के पहला। लेकिन आतंकवाद का क्या उद्देश्य, वो सारी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहेगा कि जो व्यवस्था उसको बदल दिया जाए, है ना, उसमें बदलाव लाने की बात करेगा, ऐसा नहीं कि उसके साथ चलने की बात करेगा। लेकिन आतंकवाद का उद्देश्य, आतंकवाद का उद्देश्य यथास्थिति को बदलकर मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है। जैसा कि आप लोग दो पेपर में न्यूज पे आप लोग ये देखते हो कि कहाँ पे सरकार किस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं और खुद भी सरकार बना लेते हैं। तो इतनी क्षमता इनकी होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं तो जिस क्षेत्र में करेंगे उस क्षेत्र में क्या स्थिति बात में आ रही है। अगला आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। आर्थिक लाभ संगठित है, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। आर्थिक लाभ संगठित करने के लिए
कार्यरत है। भाई कार्य करेंगे ना, तो आप तभी तो मिलेगा। अब आतंकवाद विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यों, विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। अब दोनों आप लिख लीजिए, फिर दोनों में अंतर बताइए क्या है, दोनों का अंतर क्या है दोनों में। राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है, राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। दोनों तत्व आपके सामने हैं, दोनों लाइनें लिखाई गई हैं। अब बताइए अंतर क्या यहाँ दिख रहा है। आतंकवाद में क्या है कि राजनीतिक तरह से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसमें जो है इसे सरकार की तरह जैसे सरकार आज यहाँ अर्थ को ज्यादा महत्व दिया गया है, और यहाँ क्या है कि जब राजनीतिक नियंत्रण होगा तो अर्थ क्या होगा। तो इनका उद्देश्य क्या है कि सरकार को ही बदलने की बात कर रहे हैं, मौजूदा व्यवस्था को ही बदलने की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, शास्त्र के लिए, मतलब कि साथ चलने के लिए, है ना। तो इनके लक्ष्य में और उनके लक्ष्य में अंतर है। वो सारी व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहते हैं आतंकवाद। उनका उद्देश्य क्या है, व्यापक है थोड़ा इनसे, लेकिन आधार क्या है, आधार एक ही है, और क्या है, हिंसा, हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देना। किसके लिए, धन के लिए, लाभ के लिए। अगला देखिए, संगठित अपराध। अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से, अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से नहीं प्रकट करते, अगला लक्ष्यों की सार्वजनिक रूप से, आते बाद में लक्ष्यों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं, मतलब जो इनका लक्ष्य होगा उसकी घोषणा करते हैं आतंकवाद में। लक्ष्यों की घोषणा सार्वजनिक रूप से करते हैं। संगठित अपराध में लिखिए, हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेते, हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली जाती या नहीं लेते। अब आतंकवाद में क्या होगा, हमलों की जिम्मेदारी अब लिखिए संगठित में अगला पॉइंट, अहिंसक होना पसंद करता है। अहिंसक मतलब हिंसा नहीं करता, अहिंसक होना पसंद करता है, परंतु हमेशा नहीं, परिस्थितियों के अनुसार, है ना, परिस्थितियों में लिखे हुए बोल रहे हैं। अहिंसक होना पसंद करता है, परंतु हमेशा नहीं। आतंकवाद में मुख्य रूप से हिंसक साधनों का प्रयोग, मुख्य रूप से हिंसक साधनों का प्रयोग, साधनों का प्रयोग, मुख्य रूप से हिंसक साधनों का प्रयोग, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, हिंसा, तो उसी साधन का तो प्रयोग करेंगे। ये आपके जो है संगठित अपराध क्या था उसको आपने देखा, लक्षण भी देख लिया, समानता के तत्वों को आपने देख लिया, असमानता के तत्वों को देख लिया। इन सारी चीजों को समझा कि संगठित अपराध में कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। तो अब हम लोग जो है इसकी चुनौतियां कुछ हैं कि नियंत्रण कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। अब ये क्या है, इन गतिविधियों पे लगाम लगा देंगे तभी नियंत्रण होगा, तभी चुनौतियां खत्म होंगी। तो अब इतनी सारी चीजें हुई, तो अब तो आपके पास खुद ही निकल आना चाहिए कि क्या क्या कर दे तो ये चीज चुनौतियां खत्म हो जाएगी, ये नियंत्रण हो जाएगा। इतने सारे तत्व तो आपके पास खुद ही आ गए, अब तो आप सोच करके भी बता सकते हैं, है ना।
इतनी सारी चीजों की चर्चा हो जाने के बाद, सारी चीज दिखा देने के बाद सारे तथ्य वहीं से आ जाएंगे, उसी से मिलते जुलते तथ्य आपके इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बस, और कुछ थोड़ी करना है, होंगे वही चीजें। तो ठीक है, आप लोग 10-5 मिनट जो है ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग आगे जो है शुरू करेंगे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की।